दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक नए टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूं। दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों आज बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, और साथ ही साथ पढ़ा जाएगा दोस्तों जॉन सूर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक मैं और इसमें इंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों, चार्टर अधिनियम जो कि 1793 में आया था। उस चार्टर अधिनियम से संबंधित कौन कौन से सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों पर भी दोस्तों आज की क्लास में चर्चा होगी। ठीक है, याद रखिएगा आज हमारा 96वां लेक्चर है। इसके पहले दोस्तों 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया गया। 46 से लेकर 91 लेक्चर में दोस्तों आपका मिडावल हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है, और 92 नंबर से दोस्तों स्टार्ट हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास। तो जिन बच्चों ने सीरियल से नहीं देखा, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आप शुरुआत से क्लास को देखिए। जब आप क्लास को शुरुआत से देखेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हिस्ट्री में कब कौन सी घटना घटी है उसका एक सीक्वेंस आपको तैयार होगा, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पढ़ा तो आपने हजारों बार होगा, चाहे किताब के माध्यम से चाहे कोचिंग के माध्यम से, लेकिन दोस्तों ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं तो आपको एकदम कोर चीजें मिलती हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और आज दोस्तों हम कवर करने वाले हैं 2851 से लेकर के 2880 तक के सवालों को। देखिए हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि कब 1000-2000 सीरीज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और देखिए 2000 क्या अब 3000 के निकट हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द दोस्तों 3000 सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे लिखा कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, यह सवाल आता है। दूसरा सवाल दे रहा है कि किसने अंग नाक कान काटने जैसी यातनापूर्ण जो सजा थी उस पर रोक लगा दिया था। किस गवर्नर जनरल ने दोस्तों ये रोक लगाया था। सर जॉन सूर किस गवर्नर जनरल के मुख्य राजस्व सलाहकार रहे। ठीक है, बाद में चल के दोस्तों गवर्नर जनरल बनते हैं, लेकिन उसके पहले ये राजस्व सलाहकार के रूप में भी दोस्तों इन्होंने कार्य किया। तो किसके यहां कार्य किया। बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। यह अहस्तक्षेप की नीति है क्या, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बनारस में जो संस्कृत विद्यालय बना था उसकी आधारशिला किसने रखी थी, उसका नाम क्या है, किसने और कब उसको बनाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्ती का जन्मदाता किसे कहा जाता है। महालवाड़ी का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने सवालों पर आते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। ये अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच हैं दोस्तों, जिसमें आपको हिंदी का फाउंडेशन बैच आ चुका है, पॉलिटी का फाउंडेशन बैच आ चुका है, और हिस्ट्री का भी फाउंडेशन बैच दोस्तों ये बस 1-2 दिन के अंदर दोस्तों आ जाएगा। तो ये आ चुके हैं। ठीक है, आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन कौन सा बैच अवेलेबल है, उस पर जाकर दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर जाकर। ठीक है, चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। तो ध्यान क्या देना दोस्तों, आज हमारा 96 लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 2851 से लेकर के 2880 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे, और आज हम अच्छे से बातचीत करेंगे कॉर्नवालिस के बारे में, जॉन सूर के बारे में, और साथ ही साथ चार्टर अधिनियम 1793 के बारे में। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। तो ये हमारा पुराना सवाल है, पीछे की चीजों को दोस्तों कवर करने के लिए मैंने इस सवाल को यहां पे रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों उसका नाम क्या था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था दोस्तों, वारेन हेस्टिंग नाम था। और कब एक गद्दी पर बैठा था या कब इसे बनाया गया था गवर्नर जनरल, तो 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक दोस्तों ये क्या रहा दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों इसने अपनी सेवाएं दिया है। और याद रखिएगा बंगाल का गवर्नर जनरल से कहा जाता था। शुरुआत में तो इसे बंगाल का गवर्नर कहते थे, जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तब इसे क्या कहा गया दोस्तों, याद रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जब आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट जब रेगुलेटिंग एक्ट आ गया दोस्तों, जो कि आया था 1773 में, और तब उस अधिनियम के बाद दोस्तों इसे क्या कहा गया, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, अच्छा इसके जाने के बाद दोस्तों अच्छा इसने इस्तीफा दे दिया था। इसने इस्तीफा क्यों दिया था दोस्तों, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट का ये विरोध कर रहा था। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था 1784 ईस्वी में, ये उसका विरोध कर रहा था। उसी के विरोध के सिलसिले में वारेन हेस्टिंग ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा देने के बाद दोस्तों गवर्नर जनरल कौन बना, तो एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में चुना गया दोस्तों। याद रखिएगा अस्थायी गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल चुना गया दोस्तों किसे, याद रखिएगा सर जॉन ठीक है मेटफरसन। अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या रहता है मेटफरसन का, तो याद रखिएगा फरवरी 1785 से लेकर के, क्योंकि 85 में जा रहा दोस्तों, तो फरवरी 1785 से लेकर के
सितंबर 1786 तक दोस्तों ये क्या था दोस्तों, अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में दोस्तों इसने अपनी सेवाएं दिया है। लोगों को नहीं पता होता, लोग यही जानते हैं कि वारेन हेस्टिंग के बाद कौन आ गया, कॉर्नवालिस आ गया है, लेकिन जब आप विस्तार से इतिहास को पढ़ेंगे तब आपको छिपा हुआ तथ्य ये बीच में नजर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को क्या कहते हैं दोस्तों, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। कहीं कहीं पे दोस्तों सिविल सेवा की जगह नागरिक सेवा का जनक भी इसे कहा गया। क्या कहा गया है, नागरिक सेवा का जनक। तो घबराने वाली बात नहीं, सिविल सेवा कहिए चाहे नागरिक सेवा कहिए एक ही बात है, दोनों दो बात नहीं है। कार्यकाल दोस्तों इसका कब से कब तक था, तो देखिए 1786 में मैकफरसन जाएगा और 86 से लेकर के 1793 ईस्वी तक दोस्तों ये कार्यकाल किसका रहा है दोस्तों, याद रखिएगा कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा है। तो ये भी सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिले के समस्त अधिकार किसे सौंप दिए। जी हाँ दोस्तों, जिले का समस्त अधिकार आपने पीछे पढ़ा दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग ने बंगाल को दोस्तों कितने जिलों में विभाजित कर दिया था, तो याद रखेगा 36 जिलों में दोस्तों विभाजित कर लिया गया था। और यहां पर जिला कलेक्टर की नियुक्ति इसने किया था, जिला कलेक्टर की नियुक्ति किया था। और यहां पर दोस्तों आगे क्या होता है कि कॉर्नवालिस जो रहता है उसने जिला कलेक्टर को समस्त अधिकार क्या कर दिया, सौंप दिया। किसे दोस्तों, याद रखेगा इसी जिला कलेक्टर को समस्त अधिकार क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये सवाल भी याद रखेंगे। अगर सवाल पूछे कि 36 जिलों में पहली बार जिला कलेक्टर किसने अपॉइंट किया, तब जवाब क्या होगा, वारेन हेस्टिंग जवाब होगा। और अगर ये पूछे कि किसने समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिया, तब जवाब क्या होगा, कॉर्नवालिस का जवाब होगा। देखिए मैं आपको सीधे तरीके से एक एक पॉइंट पर आपको ध्यान दिला रहा हूं, ध्यान नहीं देंगे तो गलतियां होंगी। जो रट के आएगा जिला कलेक्टर का संबंध कॉर्नवालिस से, वो तो उत्तर गलत करेगा। क्यों, क्योंकि जिला कलेक्टर पहली बार कॉर्नवालिस के समय में नहीं, पहली बार वारेन हेस्टिंग के समय में बनाया गया था। बंगाल में शांति स्थापना करने के लिए, चोरों डाकुओं से मुक्ति दिलाने के लिए दोस्तों इन जिला कलेक्टरों को बनाया गया था। प्लस भू राजस्व की जो स्थिति थी उसको बढ़ाने के लिए, उसको सही समय पर वसूल कर राजकोष में जमा कराने के लिए दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने इन लोगों की नियुक्ति किया था। ये आप जानते होंगे, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा भी किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और तब ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध कई हुए हैं, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। ध्यान देने योग्य क्या बात है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। किसकी दोस्तों, हैदर अली, ये टीपू सुल्तान के पिताजी हैं। द्वितीय में इसकी मृत्यु होती है। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा तो बाद में होगा दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध, लेकिन चर्चा आ गया तो मैं बता दूं। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो दूसरे में उसके पिताजी की और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई है। लिख क्या रहा, सवाल क्या पूछ रहा, लिख रहा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया, तो हैदर अली वर्सेस अंग्रेजों के मध्य दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। अब सवाल एक पूछा है कि कब लड़ा गया था, टाइम पीरियड क्या था, तो टाइम पीरियड दोस्तों ये इसी का टाइम पीरियड था, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 80 से लेकर के 84, 1780 से लेकर के 1784 के मध्य द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया है। और याद रखेंगे, और मंगलौर की संधि से दोस्तों मंगलौर की संधि हुई दोस्तों 1784 में उससे दोस्तों यह युद्ध क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। तो दोनों बातों को याद रखना है। ठीक है, दोनों बातों को याद रखना है यहां पर कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया, तो 1780 से लेकर 84 के मध्य में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। 1784 में दोस्तों मंगलौर की संधि होती है, तब युद्ध विराम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। लिख रहा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों अभी तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय भी गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, याद रखेंगे कॉर्नवालिस। यही मन में आ रहा होगा, लग रहा होगा सर यही जवाब दें, लेकिन सही भी जवाब, कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी जो पूछ रहा है पहले ध्यान से पढ़िए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था, ये था। और तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ कब था दोस्तों, तो याद रखेंगे 1790 से 92 के दौरान। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आ चुका है। ठीक है, ये आया फिलहाल, देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था ना, तब कॉर्नवालिस नहीं था, क्योंकि कॉर्नवालिस की एंट्री तो कब हुई है, 1786 में हुई है, और ये वाला युद्ध तो 1784 में समाप्त हो गया था। तो हमें क्या रखना है, हमें वारेन हेस्टिंग के समय में याद रखना है। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय को याद दिलाता है, जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय को याद दिलाता है। इसलिए मैंने दोनों एक साथ रख दिया, द्वितीय तृतीय, ताकि क्लियर रहे आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी याद रखेंगे। ठीक है, क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध।
प्रथम आंग्ल मराठा। अब देखिए आंग्ल मराठा से लग रहा होगा दोस्तों अंग्रेज और मराठों के बीच में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था, आंग्ल मराठा युद्ध। ये 1772 से लेकर के 82 के मध्य लड़ा गया था और ये सालबाई की संधि हुई थी, ठीक है। सालबाई की संधि से दोस्तों 82 में ये समाप्त हुआ था। तो ये टाइम पीरियड भी दोस्तों किसके समय में रहा? वारेन हेस्टिंग के समय में रहा, ठीक है। तो कुछ बड़े बड़े निर्णायक युद्ध हुए हैं दोस्तों, उनका समय जोड़ करके जरा आप याद रखेंगे। कॉर्नवालिस के समय में कौन कौन से युद्ध लड़ा गया, अभी आगे हम और चर्चा करेंगे दोस्तों, तो बता देंगे आपको। लिख रहा है किस शासक ने अपने दो पुत्रों अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के पास बंधक बना के रखा था? तो याद रखेगा टीपू सुल्तान के पुत्रों का नाम है। जी हाँ दोस्तों, ये टीपू सुल्तान के पुत्र थे और जिसे टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया था? अंग्रेजों के पास बंधक बना के रखा था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु याद रखेगा दोस्तों कब होता है? तो 1799 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मैसूर का शासक रहता है। कहां का दोस्तों? ये मैसूर का शासक रहता है, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों इसकी मृत्यु होती है। इस दौरान दोस्तों एक संधि भी रहता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये आखिरी संधि थी दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे, जो हुई थी 1799 ईस्वी में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने और कब किया? दोनों जवाब आपको देना दोस्तों, किसने और कब किया। तो अगर किसने की बात आ जाए तो याद रखेगा जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने दोस्तों संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है। कहां पर दोस्तों? वाराणसी में। कब किया दोस्तों? तो याद रखेगा 1792 ईस्वी में। किसके समय में? तो याद रखेगा, हाँ ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय है, तो याद रखेंगे, ठीक है। जबकि पहला मदरसा दोस्तों किसके समय में बना था? तो आपको याद होगा 1781 ईस्वी में पहला मदरसा कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग के समय में बनाया गया था। जबकि पहला संस्कृत विद्यालय ये कॉर्नवालिस के समय में बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। लिख रहा अस्थाई बंदोबस्ती के फलस्वरूप कंपनी को भू राजस्व का कितना भाग मिलता था? जी हाँ दोस्तों, ये जो अस्थाई बंदोबस्ती थी, पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्ती दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्ती को और किन किन नामों से जाना जाता था? पहले तो आप इसे याद रखेगा। अब इसे दोस्तों इस्तेमरारी भी कहते थे। क्या कहते थे? इस्तेमरारी भी कहते थे। अस्थाई बंदोबस्ती भी कहा जाता था। और इसके जनक दोस्तों कौन कहे जाते हैं? तो कॉर्नवालिस को ही इसका जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। अच्छा, इसमें था क्या दोस्तों? कितना भू राजस्व कंपनी को मिलता था और कितना लोगों को मिलता था? तो अलग अलग किताबों में दोस्तों अलग अलग मिलेगा। कई जगह मिलेगा दोस्तों 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी और 1/9 भाग दोस्तों ये जमींदार रखते थे, ठीक है, जमींदार रखते थे। याद रखेंगे। और हमने कई जगह पे भी पढ़ा कई किताबों में कि जो है 10/11 हिस्सा दोस्तों ये कंपनी रखती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रखती थी, और 1/11 हिस्सा कौन रखता था? ये जमींदार रखता था। तो दोनों आंकड़े आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। या इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, एक बार आप भी शोध करिएगा और शोध करके बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत चर्चित किताबों से, बहुत महान राइटर जो रहे दोस्तों, उन किताबों से और एनसीईआरटी की तुलना करते हुए 2 निर्णय निकाले थे दोस्तों। तो एक बार आप चेक करिएगा कि कहीं अभी मैं शोध भी कर रहा था कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों चीजों को पढ़ा, तो दोनों चीजें पढ़ने के बाद मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि किसे सही माना जाए। ऐसे में मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं, थोड़ा सा जिम्मेदारी आपकी है ढूंढने की, वरना फिर 1-2 दिन में दोस्तों ढूंढ करके मैं स्वयं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया? याद रखेगा, व्यक्तिगत व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और दोस्तों गिफ्ट लेने पर भी। जी हाँ दोस्तों, गिफ्ट लेने पर, वो किसी अन्य व्यक्ति से गिफ्ट नहीं रिसीव कर सकते थे अगर वो कंपनी के कर्मचारी हैं। और ये किसने किया दोस्तों? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर वो अपना स्वयं व्यापार करेंगे तो उनका फोकस अपना व्यापार करने पर होगा। देखिए इस तरह की चीजें तो आज भी हैं, जैसे जो सरकारी नौकरी करते हैं, मान लीजिए कोई टीचिंग करता है तो उसे बाहर नौकरी करने का जो है अधिकार नहीं है, या फिर नहीं दिया जाता है, ठीक है। या फिर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसे बाहर प्रैक्टिस करने का नहीं है। हालांकि लोग करते रहते हैं, अपनी जगह है, लेकिन यहां पर चीजों को ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन पर प्रतिबंध लगा रखा था। लिख रहा कॉर्नवालिस कोड। जहां दोस्तों कॉर्नवालिस के समय में दोस्तों कॉर्नवालिस कोड या फिर इसे कॉर्नवालिस संहिता भी कहा जाता है। जहां दोस्तों कॉर्नवालिस संहिता ये किस सिद्धांत पर दोस्तों आधारित था? किस सिद्धांत पर आधारित था? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, इसको याद रखेगा। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। किस पर दोस्तों? शक्तियों के
पृथक्कीकरण 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 के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब शक्तियों का बंटवारा हो जाए, ये उसी सिद्धांत पर दोस्तों लिखा गया था। और कब इसे लागू किया गया, तो याद रखेगा 1793 ईस्वी में दोस्तों इसे लागू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो ये भी आपके लिए बेहतरीन सवाल है। लिख रहा कॉर्नवालिस द्वारा किया गया न्यायपालिका सुधार है। न्यायपालिका सुधार में दोस्तों कौन सा बेस्ट सुधार माना जाता है? तो याद रखेगा यह सुधार हुआ कि कोई भी सरकारी कर्मचारी का मतलब समझ रहे हैं ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी है, अगर वो उनकी गलतियों के लिए सरकारी कर्मचारी की गलतियों के लिए दोस्तों क्या होता था, यहां उन पर मुकदमे चलाए जाते थे। जी हां, यही तो था कि सामान्य व्यक्ति भी क्या कर सकता था दोस्तों, सामान्य व्यक्ति भी क्या कर सकता था, मुकदमा कर सकता था। सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता था, यहां पर मुकदमा कर सकता था। मुद्दा समझिए, आज के जमाने में क्या, कोई सरकारी कर्मचारी आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आपको हमेशा डर होता है कि अगर उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ चले जाएंगे तो कहीं वो आपका शोषण न करने लगे, कहीं वो आपको परेशान न करने लगे। लेकिन कॉर्नवालिस के समय में ऐसी व्यवस्था थी कि एक सामान्य व्यक्ति भी किसी अधिकारी के खिलाफ जाकर के दोस्तों मुकदमा कर सकता था और उसकी जांच पड़ताल होती और जरूरत पड़ने पर दोस्तों उसके ऊपर मुकदमा होता और उसको उसके पद से बर्खास्त भी किया जाता था। तमाम व्यवस्थाएं थी, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा न्यायपालिका सुधार है, ये आपको लग भी रहा होगा। ठीक है, लिख रहा है किसने अंग नाक कान काटने जैसी यातनापूर्ण सजाओं पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों कई बार होता क्या था कि चोरों की अंगुलियां काट दी जाए या फिर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के दंड देने में दोस्तों इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, इस तरह की व्यवस्थाओं पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों इस पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था, इसके नाम पर दोस्तों व्यवस्था का दुरुपयोग भी किया जाता था, नियम का दुरुपयोग भी होता था। ठीक है, इसलिए इस पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसने थानों की स्थापना की? जो दोस्तों आज हमारे आपके यहाँ थाने होते हैं ना, थाने, पुलिस थाने, थाने का मतलब क्या दोस्तों, याद रखेगा पुलिस थाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस थाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पुलिस थाने की व्यवस्था किसने शुरू किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही देन है। जी हां दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है पुलिस व्यवस्था किसकी देन है, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। तो याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा भारत में किस स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है। दोस्तों हालांकि इसका टाइम पीरियड तो 1793 में समाप्त हो जाता है, ये वापस जाएगा और दोबारा आएगा दोस्तों 1805 ईस्वी में। जी हां दोस्तों, ये गवर्नर जनरल बनकर दोस्तों 1805 में वापस भारत आता है, 5 में, और तब इसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसी दौरान दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेगा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, ये एकमात्र गवर्नर जनरल ऐसा है जो भारत के अंदर दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई है। बाकी अंडमान निकोबार वाले छोड़ दीजिए, वो तो वहां मारा गया था ना बाहर। ठीक है, तो दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों इसकी समाधि बनी हुई है। याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में बनी हुई है। इस सवाल को भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। आप चाहें तो इन किताबों को परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि यूट्यूब पर नितिन सर बहुत जबरदस्त कंटेंट देते हैं, तो जरा एक बार सोच के देखो कि नितिन सर की जो किताबें होंगी, जो हमारी टीम वर्क इन किताबों पर मेहनत कर रही है दोस्तों, ऐसा नहीं एक महीने में 10 किताब निकालते नहीं, आपको पता होगा बहुत आराम से दोस्तों किताबें बनती हैं और बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ दोस्तों किताबें तैयार की जाती है, तब आपके बीच में लाई जाती हैं। आप जब चाहे ना कंपेयर कर लो किताबों को, अदर किताब से कंपेयर करके तब परचेज करो। आपका दिल अगर कहे तो परचेज करो, नहीं कहता तो मत करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कब कौन कहता है, जब किताबों में ऐसा लगे कि नहीं इतनी क्वालिटी है कि हम बच्चे का दिल जीत लेंगे, तभी इस तरह की बातें रखी जाती हैं आपके सामने। ठीक है, तो ऑफलाइन भी किताबें अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। बाकी कैश ऑन डिलीवरी चाहिए दोस्तों, तो आप फेसबुक से जाकर के, फेसबुक से कर रहा हूं, फ्लिपकार्ट से जाकर के, अमेजन से जाकर के या मीशो वगैरह से भी जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप मतलब क्या होता है, उसने राज्यों में दखल देना बंद कर दिया।
जो दूसरे राज्य थे उनमें दखल देना बंद कर दिया। उसी को कहा गया अहस्तक्षेप की नीति, कि हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये किसने किया दोस्तों? तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी दोस्तों जॉन सोर ने। जी हां दोस्तों, किसने अपनाई थी? जॉन सोर ने दोस्तों अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। कब से कब तक दोस्तों इसका टाइम पीरियड था? तो सन 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक दोस्तों ये जॉन सोर का टाइम पीरियड रहा। याद रखेंगे, अहस्तक्षेप की नीति इसी ने बनाया था। ठीक है, लिख रहा है किस गवर्नर जनरल ने तटस्थता की नीति, तटस्थता की नीति का तात्पर्य भी क्या दोस्तों? हस्तक्षेप की नीति से है का पालन करते हुए अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में किसी भी युद्ध में दोस्तों इसने भाग नहीं लिया। जबकि आसपास में युद्ध चल रहे थे, निजाम के साथ मराठों का युद्ध चल रहा था, बुलाते रह गए निजाम, लेकिन ये शामिल नहीं हुआ। मराठे भी बुला रहे थे, ये भी शामिल नहीं हुआ। किसी भी युद्ध में दोस्तों इसने हिस्सा ही नहीं लिया, अपने आप को तटस्थ रखा, एकदम सामान्य। ठीक है, तो याद रखेगा टाइम पीरियड किसका है दोस्तों? सर जॉन सोर का। ठीक है, इसके जगह पे कोई और रहता दोस्तों तो जाकर फायदा उठाता और किसी न किसी तरीके से कब्जा करने का प्लान करता, लेकिन इसने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया। लिख रहा है सन जॉन सोर के समय कौन सा अधिनियम दोस्तों पारित हुआ था, यह आपको बताना है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो चार्टर अधिनियम आया था 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया था, वो ज्यादातर लोगों को दोस्तों दिमाग में ही रहता है कि ये अधिनियम जो है कार्नवालिस के समय में आया। लेकिन यही आपको ध्यान देना, कार्नवालिस के समय में नहीं, ये जॉन सोर के समय में आया। क्योंकि 93 जो है दोस्तों वही टाइम पीरियड है जब जॉन सोर आते हैं और यहीं पर दोस्तों कार्नवालिस का टाइम पीरियड समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन ये 1793 का जो चार्टर अधिनियम है ये जॉन सोर के समय में आया है। इस बात का भी दोस्तों आप विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा फिर गलती हो जाएगी आपसे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है सर जॉन सोर किस गवर्नर जनरल के मुख्य राजस्व सलाहकार के रूप में दोस्तों इन्होंने कार्य किया था? पहले गवर्नर जनरल बनने से पूर्व दोस्तों जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग। क्या नाम दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। ये वारेन हेस्टिंग के राजस्व सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं पहले दे चुके थे। ठीक है, तो कंपनी के बड़े अच्छे अधिकारी थे और इनके जो है इतनी उदारता को देखते हुए आगे चल के इन्हें यह भार दिया गया। ठीक है, आगे लिख रहा है किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापार को अगले 20 वर्षों तक के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया? तो ये जो चार्टर अधिनियम आया था दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1793, ठीक है, इसी के तहत दोस्तों 20 साल के लिए क्या कर दिया गया? यहां पर कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया। कंपनी के जो व्यापार करने की पॉलिसी थी उसको दोस्तों बढ़ा दिया गया कि कंपनी अपना व्यापार अभी भारत में कंटिन्यू रख सकती थी। क्योंकि अगर ये एक्ट नहीं आता तो कंपनी का शासन दोस्तों ही समाप्त हो जाता, कंपनी का जो व्यापार करने का रूल नियम था वो समाप्त हो जाता। इसीलिए 1793 में इस अधिनियम को लाया गया। लिख रहा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को, जी हां दोस्तों, प्रधान सेनापति की दोस्तों शक्तियां दे दी गई? तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां किसके तहत दिया गया? वो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जी हां दोस्तों, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जी हां दोस्तों, चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम कहिए, उसके द्वारा दोस्तों गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, एक मिनट, ये प्रधान सेनापति वाली जो बात है दोस्तों, याद रखेगा, ये एक विशेष अधिनियम दोस्तों लाया गया था। विशेष अधिनियम, ये ध्यान दीजिएगा, एक विशेष अधिनियम लाया गया था केवल एक व्यक्ति के लिए। ये विशेष अधिनियम लाया गया था सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कि भैया आप गवर्नर जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दीजिए। ठीक है, और ये आया था दोस्तों 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1786, उसे चार्टर अधिनियम बोलने की जरूरत नहीं, 1786 का अधिनियम। और किसके लिए लाया गया था दोस्तों? लॉर्ड कार्नवालिस के लिए लाया गया था। लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा था कि भैया हम ऐसे ही वो नहीं बन सकते। ठीक है, ऐसे गवर्नर जनरल नहीं बन सकते जहां हमारे पास पावर नहीं, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद दोस्तों एक तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बन गया था, उसकी वजह से दोस्तों पावर थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है, तो ऐसे में कार्नवालिस ने स्वीकार नहीं किया कि हमें गवर्नर जनरल बनना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए 1786 में अलग से एक जो है अधिनियम पारित किया गया। उसमें प्रधान सेनापति का पावर किसको दिया गया दोस्तों? गवर्नर जनरल को दिया गया, और तब इसको गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। ठीक है, एक व्यक्ति को गवर्नर जनरल बना के भेजने के लिए अंग्रेजों ने इतना पापड़ बेला। आप समझिए बातों को। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अब जो नहीं जानेगा वो सोचेगा या तो 73 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, या पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, या फिर 93 पे चल जाएगा दिमाग, 13 पे चला जाएगा दिमाग, तो उत्तर में नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। 1786 का चार्टर अधिनियम था दोस्तों, जिसके तहत कार्नवालिस को भेजने के लिए इतना नियम
नियम कानून बनाया गया। लिख रहा किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ हम कंट्रोल कहते थे, तो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व में से दिया जाने लगा। दोस्तों जो भारतीय राजस्व था शुरुआत में तो इसका वेतन दोस्तों इंग्लैंड से मिलता था, बाद में दोस्तों जो भारतीय राजस्व, जो भारत से भू राजस्व वसूला जाता था, वो जाके जिस कोष में, कलकत्ता वाले कोष में जमा होता था, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, मुर्शिदाबाद से राजकीय कोषागार को ट्रांसफर कर लिया था कलकत्ता, वहीं आके जमा होता था। तो उसी कोषागार से दोस्तों पैसा निकालकर नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को और कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था। और ये किस अधिनियम के तहत ये नियम लाया गया दोस्तों, तो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। चार्टर अधिनियम 1793 में प्रावधान किया गया कि बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं और जो कर्मचारी हैं कंपनियों के, उनका वेतन यहीं से दिया जाएगा ताकि कोई भार अलग से ना पड़े। ठीक है, लिख रहा है किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषदों के निर्णयों को रद्द करने का भी अधिकार दे दिया गया दोस्तों, कि अपने परिषद के निर्णयों को भी दोस्तों रद्द किया जा सकता था। हालांकि परिषद में जो संख्या थी अब 3 कर दी गई थी, पहले 4 थी, घटा के बाद में 3 कर दिया गया था। तो याद रखिएगा रद्द करने का अधिकार दे दिया गया, वो भी दोस्तों। अच्छा, ये किससे दिया गया, ये भी एक पावरफुल अधिनियम था दोस्तों, ये 1786 के अधिनियम के तहत दिया गया। जब कॉर्नवालिस आया ना, ठीक है, तो कॉर्नवालिस ने कहा जो छोटी मोटी चीजें पहले उसे सुधार करो तब हम जाएंगे गवर्नर जनरल बन के। कैसे, याद रखो, परिषद की बात हम नहीं मानेंगे। कंडीशन 1, कंडीशन 2, हम प्रधान सेनापति बन के रहेंगे। ठीक है, हम जो जी में आए वो करेंगे, मतलब पूरा का पूरा पावर हमारे हाथ में होगा, तभी हम गवर्नर जनरल बनकर भारत जाएंगे, अन्यथा हम जाएंगे नहीं। इन कंडीशन के साथ दोस्तों कॉर्नवालिस को भेजा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत शोध करके दोस्तों मैंने इन तथ्यों को निकाला। और निश्चित रूप से अगर परीक्षा में इस तरह के तथ्य पूछे जाएं तो परीक्षा में गलतियां बहुत सारे बच्चों से होंगी। देखिए, आप ना करो, यही आपसे निवेदन है। ठीक है, आप करेंगे तो कैसे काम चलेगा। इतना मेहनत करके ढूंढ करके आपको पढ़ा रहे हैं, पहले से जान जाओ आप और फिर गलती करो तो मतलब नहीं निकलता कोई। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा किस अधिनियम के तहत अपनी परिषदों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार सभी गवर्नरों को दे दिया गया। ये देखिए इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ कि अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार सिर्फ बंगाल के गवर्नर को था, सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल को था। बाकी के गवर्नर कहने का मतलब क्या है, जो मद्रास का गवर्नर था, जो बंबई का गवर्नर था, उसके पास इस तरह की पावर नहीं थी। लेकिन जो 1793 का चार्टर एक्ट आया था दोस्तों, 1793 का चार्टर एक्ट जो आया दोस्तों, उस चार्टर एक्ट में प्रावधान कर दिया गया कि यह सुविधा किसको दे दिया जाए, यह सुविधा बंबई वालों को और यह सुविधा मद्रास वालों को भी दे दिया जाए। ठीक है, नहीं तो उनके साथ जास्ती होगा, क्योंकि बंगाल के साथ नियम कानून अलग है, फिर बंबई मद्रास के साथ अलग है, तो थोड़ा सा जास्ती होगा। ऐसे में ये उनके लिए भी प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, लिख रहा रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी इसके पहले ने पढ़ा था अस्थाई बंदोबस्ती। क्या पढ़ा था दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्ती का जन्मदाता। अस्थाई बंदोबस्ती का जन्मदाता हम किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्ती का जन्मदाता कहते हैं। उसी तरह से रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता दोस्तों, तो याद रखेंगे थॉमस मुनरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थॉमस मुनरो को दोस्तों यह रैयतवाड़ी का जन्मदाता कहा जाता है। इसके साथ साथ एक व्यक्ति का नाम और याद रखेगा, कैप्टन रीड। होता क्या है ना, कभी परीक्षा में कैप्टन रीड का नाम दे देता है, कभी परीक्षा में थॉमस मुनरो का नाम देता है, और कभी ए और बी दोनों। अब बच्चे परेशान हैरान कि सर करें तो करें क्या, दोनों का नाम याद रखो, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, दोनों को दोस्तों रैयतवाड़ी का जन्मदाता कहा जाता है। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों कहां और कब लागू किया गया, अगर ये सवाल आए तो बताइएगा 1792 ईस्वी में। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु के बारामहल जिले में। तमिलनाडु के कहां पर दोस्तों, बारामहल जिले में दोस्तों इसे लागू किया गया था। इस सवाल को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बढ़िए। लिख रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास और बंबई में किस भूमि बंदोबस्ती व्यवस्था का प्रचलन था, तो जो मद्रास और बंबई में था दोस्तों, ठीक है, वहां पर दोस्तों कौन सी व्यवस्था थी, तो याद रखेंगे रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था रही दोस्तों, अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी, तो ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था, ब्रिटिश भारत का क्षेत्र, ठीक है, कि 51% भूमि पर दोस्तों, 51% भूमि पर क्या था दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसी तरह से एक तीसरी व्यवस्था, पहला हो गया अस्थाई बंदोबस्ती, दूसरा हो गया रैयतवाड़ी और तीसरा हो गया महालवाड़ी। ये
महालवाड़ी प्रथा दोस्तों कहां लागू की गई, आपसे खाली इतना पूछ रहा कहां लागू की गई, तो याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जो पंजाब का हिस्सा था, कुछ राजस्थान का हिस्सा था। जहां दोस्तों याद रखेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये जो हिस्से थे दोस्तों इसमें आते थे और लगभग पूरे भारत की 30% भूमि दोस्तों यहां पर आती थी। जी हां दोस्तों, 30% भूमि को यहां पर रखा जाता था, यह महालवाड़ी के अंतर्गत आता था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा, बहुत ध्यान से पढ़िए, लिख रहा महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। जिस तरह से अस्थायी व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं और कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को दोस्तों रैयतवाड़ी का जनक कहा जाता है, उसी तरह महालवाड़ी का जनक मैकेंजी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? म से महालवाड़ी, म से मैकेंजी। तो हाल्ट मैकेंजी इनका पूरा नाम है, हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी। ठीक है, आगे लिख रहा है इस्तमरारी बंदोबस्ती किसने लागू किया। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, देखिए इस्तमरारी लिखा हो या कहीं पर अस्थाई बंदोबस्ती लिखा हो, समझ रहे हैं ना, चाहे इस्तमरारी लिखा हो चाहे अस्थाई बंदोबस्ती लिखा हो, एक ही मतलब होता है, इसका दो अलग मतलब नहीं है। या फिर कहीं पर लिख दिया हो दोस्तों बिस्वेदारी, क्या लिख दिया हो दोस्तों? बिस्वेदारी। तो बिस्वेदारी को भी दोस्तों अस्थाई बंदोबस्ती कहा जाता है, इस्तमरारी को भी अस्थाई बंदोबस्ती कहा जाता है। और इतना ही नहीं, जागीरदारी अगर लिखा हो, जागीरदारी, तो उसे भी दोस्तों क्या कहते हैं? उसे भी अस्थाई बंदोबस्ती कहते हैं। चार नाम है, आप इसे पर्यायवाची समझिए चाहे जो। और किसने लागू किया दोस्तों? तो याद रखेंगे, हमने पीछे भी पढ़ा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों इस व्यवस्था को लागू किया था, याद रखेंगे। ठीक है, ये खास करके पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में दोस्तों ये अस्थाई बंदोबस्ती लागू थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज पूछ दे कि इसकी रूपरेखा दोस्तों किसने बनाया? रूपरेखा, तो इसका रूपरेखा तैयार किया था दोस्तों 1789 ईस्वी में जॉन सोर ने, सर जॉन सोर। आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों, ये अभी आप जो पीछे पढ़े कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सोर को क्या बनाया गया था? ये गवर्नर जनरल चुना गया था ना, जिसने हस्तक्षेप की नीति लाई थी, वही दोस्तों इसकी रूपरेखा बनाकर तैयार किया था पहले ही। ठीक है, आगे देखिए कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय से संबंधित सुधारों में उसका सलाहकार था दोस्तों? तो सलाहकार था दोस्तों यहाँ पे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है, अब किसी बच्चों को भरोसा नहीं होगा कि सर हमने विलियम जोन्स के बारे में तो पढ़ा था कि इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। सर ये वही वाले हैं? हाँ, ये वही विलियम जोन्स हैं दोस्तों, जिन्होंने आगे चल के कॉर्नवालिस के साथ मिलकर के दोस्तों न्याय संबंधी सुधारों में उनका सलाहकार के रूप में भी काम किया। और इतना ही नहीं दोस्तों, याद रखेगा एक और व्यक्ति थे, जॉर्ज बार्लो। क्या नाम है दोस्तों? जॉर्ज बार्लो। ठीक है, जॉर्ज बार्लो भी दोस्तों यहां पर सलाहकार के रूप में सलाह देने का काम किया करते थे, कॉर्नवालिस को सलाह देने का काम ये लोग करते थे, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। एक बात है यार, समय का पता नहीं चलता, बड़ी मेहनत से, बड़ा हमको लगता है जितना टाइम हमको क्लास बनाने में लगता है, 1.5-2 घंटा लगता है क्लास बनाने में, पढ़ाने में आधा घंटा। ठीक है, सोचता हूं कभी लंबी क्लास चले, थोड़ा सा और मजा है, लेकिन पता नहीं क्यों क्लास बड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, तो बहुत सारे विषय दोस्तों पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं विषय के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी अब तो किताबें भी आ गई हैं। भरोसा आपको हो ही गया होगा, इतने दिन से पढ़ रहे नितिन सर से, इतना तो भरोसा हो ही गया होगा कि नितिन सर की क्लास में आने का मतलब क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कम समय में ज्यादा बेहतर मैटर मिलेगा। ठीक है, आप कभी भी तुलना करिएगा पूरे यूट्यूब पर, देखिए बहस करने वाले 1000 लोग मिलेंगे, सीक्वेंस से आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया जितना आपको दे दिया गया अभी सीक्वेंस से। आपको एक टॉपिक मुझे बताना एंशिएंट हिस्ट्री या मिडावल हिस्ट्री में जो आपको नहीं पढ़ाया गया, कोई एक टॉपिक ढूंढ के बताना। सब कुछ पढ़ाया गया यार, 91 लेक्चर लगा केवल एंशिएंट और मिडावल को खत्म करने में। आपकी कोचिंग में क्या 91 लेक्चर में खत्म हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने ज्यादा मेहनत किया है औरों की अपेक्षा, और ये मेहनत जारी रहेगा। ठीक है, इसी सीरीज में जहां हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, आगे दोस्तों इसी सीरीज में हम इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी को भी दोस्तों कवर करेंगे, ताकि और मजे के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक निवेदन आप सभी से कि प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करिएगा, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ पाएं। देखिए आपके सहयोग से दोस्तों हमारा इतना बड़ा परिवार बन पाया, 5 मिलियन का परिवार। ना हमने किसी तरह का विशेष ऐड किया है, ना हमने कहीं बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया है, ये माउथ पब्लिसिटी पे दोस्तों ये चैनल यहां तक आया, तो आगे भी ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार आप शेयर करिए, चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं, सब्सक्राइब किया है कि नहीं चैनल, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए होंगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कब कौन सी क्लास दी जाती है। ठीक है, तो आइए चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।